हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एक्सपोर्ट एमी में। आपको बता दें कि हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण को कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी क्वेश्चन के साथ। अगर आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक डाला गया है, आप जाके उसको चेक करके और देख सकते हैं। आज हम केमिस्ट्री के दूसरे क्लास 10th के दूसरा लेसन पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कक्षा 10वीं जो है, कक्षा 10वीं की विज्ञान यानी कि विज्ञान में हम केमिस्ट्री सबसे पहले पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री सीरीज हम लोग ने चालू किया है, इसमें दूसरा नंबर चैप्टर है हमारा, यानी कि सेकेंड पार्ट है। इसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, यानी एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है अम्ल, यानी कि अम्ल होता क्या। ठीक है, अम्ल होता क्या है, तो सबसे पहले अम्ल को समझते हैं। यानी कि आप नॉर्मल भाषा में समझे कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। एक नंबर में अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि ये जो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। अब ये नीला लिटमस पत्र क्या होता है, तो ये आगे हम अभी पढ़ेंगे जब सूचक आगे लिटमस पत्र को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यानी कि आप इतना ही केवल ध्यान में रखिए कि ये जो लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को अम्ल लाल में बदल देता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगला हम लोग है कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। यानी कि अम्ल जो है जल में घुलकर क्या देगा, H+ आयन प्रदान करता है। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछे जा चुके भी हैं, इसलिए दोनों को ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से हम बोल देते हैं, अम्ल का नॉर्मल परिभाषा आप लोग बता सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अगर स्टूडेंट्स अम्ल 2 नंबर के लिए परिभाषा पूछ दे कि अम्ल क्या होता है, 2 नंबर के लिए एग्जाम में पूछ दे लिखने के लिए, तो आप सिंपल इन तीनों लाइन को अम्ल के बारे में लिख सकते हैं, या किसी 2 लाइन को भी आप लिख देंगे तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब अम्ल में भी हम लोग को 2 प्रकार के अम्ल होते हैं। ठीक है, एक होता है सांद्र अम्ल, एक होता है तनु अम्ल। सांद्र अम्ल को समझते हैं, वह अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में तथा जल अल्प मात्रा यानी कम मात्रा में होता है, तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक क्या है, टब है, इसमें हम लोग को क्या डालना है, अम्ल अधिक मात्रा में, यानी कि जो एसिड होगा, अम्ल होगा, उसको हम लोग अधिक मात्रा में डालेंगे। क्या मात्रा में, यानी कि समझ लीजिए कि अम्ल 200 ग्राम है। कितना है, अम्ल को 200 ग्राम हमने डाला। और जल, यानी जल अल्प मात्रा में, नहीं तो यूं समझ लीजिए कि जल इसमें 100 ग्राम होगा। ठीक है, 100 ग्राम जल होगा, तो यानी कि इस जो अम्ल बनेगा, इस अम्ल को हम लोग बोलेंगे सांद्र अम्ल। ठीक है, अब समझते हैं तनु अम्ल। तो तनु अम्ल बोल रहा है कि वह अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा तथा जल अल्प मात्रा, दोनों स्टूडेंट्स ये परिभाषा लग रहा है कि एक ही हो गया है। स्टूडेंट्स ये मिस्टेक से ऊपर वाला ही परिभाषा टाइप हो गई है। आप ये याद रखिए कि तनु अम्ल में जो है, तनु अम्ल में अम्ल जो है अल्प मात्रा में, यहाँ केवल होगा अल्प मात्रा। ठीक है, यहाँ होगा अल्प मात्रा में, और जल जो है ये अधिक मात्रा में, क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। यानी कि आइए इसको उदाहरण से समझते हैं हम। यानी कि इसमें जल जो होगा अधिक होगा, जल क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन अम्ल क्या होगा, अम्ल बहुत कम होगा। ठीक है, यानी कि जिसमें जल अधिक हो, अम्ल कम हो, उसे तनु अम्ल बोलेंगे, और जिसमें अम्ल ज्यादा हो, जल कम हो, उसे सांद्र अम्ल बोलेंगे। यानी कि दोनों को आप कंपेयर करके, यानी कि तुलना करके दोनों को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, समझते हैं उदाहरण, यानी कि अम्ल के उदाहरण। ठीक है, तो अम्ल के उदाहरण यानी सिट्रिक अम्ल। क्या है, सिट्रिक अम्ल। अब सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा कि जो सिट्रिक अम्ल होता है वह नींबू में पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि अम्ल के केवल सिट्रिक अम्ल ही उदाहरण नहीं होगा, इसका आप HCl भी लिख सकते हैं। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl, KCl भी आप लिख सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, KCl, ये सब अम्ल के क्या है, उदाहरण है। स्टूडेंट्स अम्ल के हमें आपको यहाँ हमने 3 उदाहरण बताया, सिट्रिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और KCl पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये तीनों आप ध्यान में रखिएगा। और भी उदाहरण होते हैं, आगे हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। ये याद रखिएगा कि जो सिट्रिक अम्ल होता है वो नींबू में पाया जाता है। ठीक है, अगला हमारा है क्षारक, यानी कि इंग्लिश में इसे बोलेंगे हम बेस। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा, अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोला जाता है।
अब बेस को समझते हैं। तो बेस जो होता है, क्षारक जो होता है स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। अगला है क्षारक लाल लिटमस पत्र को, क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है। ध्यान में रखिएगा, जो अम्ल होता है वो नीला को लाल में बदलता है, यानी कि ब्लू को रेड में बदलेगा। लेकिन वही जब बेस की बारी आती है, यानी कि क्षारक जब होगा तो रेड को बदलेगा क्या चीज में? रेड को ब्लू में बदलेगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है, यानी कि रेड को क्या चीज में? ब्लू में। लेकिन जब अम्ल होगा तो ब्लू को रेड में बदलेगा। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि समझ लीजिए कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा इसको। अगला हमारा है कि क्षारक जो है जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। ये 2 नंबर और 3 नंबर वाले लाइन जो है, अब इसको बहुत ध्यान में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला आता है जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं, सॉरी, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि जो जल में घुलनशील क्षारक होते हैं उन्हें निम्नलिखित में कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि उसे क्षार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है, ठीक है। ये समझते हैं क्षारक का जो उदाहरण होता है। क्षारक का उदाहरण जैसे हम लोग जो क्षारक जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, ठीक है। कड़वे यानी कि हम लोग कड़वे को क्या नीम बोल सकते हैं। नीम क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है, यानी कि आप NaOH भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है? क्षारक है। आगे भी हम लोग जब पढ़ेंगे इसको डिटेल में तो और उदाहरण को हम लोग देखेंगे। फिलहाल इतना ही से आगे चलते हैं हम। अगला हमारा है सूचक। क्या है? सूचक, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सूचक जो सूचक से क्वेश्चन लगभग 3 से 4 नंबर के बन जाते हैं, यानी कि सूचक से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान में रखिएगा। सूचक को हम लोग इंग्लिश में इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सूचक का परिभाषा देखते हैं। सूचक किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी कि समझिए कि ये एक विलयन है। क्या है? ये एक विलयन है। तो हम इस विलयन को कैसे पता लगाएंगे कि ये क्या है? कैसे पता लगाएंगे कि ये अम्ल है या क्षारक है? हमको पता लगाना है कि ये जो विलयन है, इसमें रखा हुआ विलयन, ये अम्ल है कि क्षारक है, हमको पता लगाना है। तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग सूचक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सूचक का। यानी कि परिभाषा में सीधे सीधे आपको यही बताया गया है कि सूचक किसी विलयन, यानी कि समझ लीजिए एक विलयन है, किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति, यानी कि ये क्षारक है या अम्ल है, इसको बताएगा कौन? सूचक बताएगा, ठीक है। कौन बताएगा? सूचक बताएगा। अब अगला है कि इसका रंग या गंध अम्ल या क्षारक माध्यम में क्या हो जाता है? बदल जाता है। यानी कि जो सूचक होगा उसका गंध हो या रंग हो, वो क्षारक अम्ल या क्षारक माध्यम में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी कि जैसे हम लोग लिटमस पत्र को देखा था, लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आने, नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आएगा तो लाल हो जाएगा, और लाल जो होगा क्षारक के संपर्क में आएगा तो नीला हो जाएगा, ठीक है। हमने देखा था। तो बिल्कुल वही लिटमस पत्र जो है वो सूचक ही है, जिससे हम लोग अम्ल और क्षारक के बारे में क्या करते हैं? पता लगाते हैं। तो यानी कि सूचक का परिभाषा सिंपल है कि कोई विलयन आपको दे दिया जाए, अगर बोला जाए कि उसका बताइए कि ये क्षारक है या अम्ल है, तो इसको पता लगाने के लिए आपको सूचक चाहिए ही चाहिए। अब बात आती है कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो सूचक आपको 3 प्रकार के मिलेंगे, मुख्यतः 3 प्रकार के सूचक मिलेंगे। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक, ठीक है। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक, 3 प्रकार के सूचक मिलेंगे। आशा करता हूं कि आपको सूचक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी न समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब बात आती है प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं। तो प्राकृतिक सूचक देखिए, वे सूचक जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। सिंपल है, वे प्राकृतिक का मतलब क्या? जो गॉड गिफ्टेड हो, यानी कि वे सूचक जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक, ठीक है। क्या सूचक बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक। जैसे लिटमस पत्र, जो लिटमस पत्र होता है वह पौधों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? पौधों से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि गोभी का पत्ता, आप लोगों ने गोभी का सब्जी खाया होगा, तो उसका जो गोभी का पत्ता है वो भी एक प्रकार का क्या है? सूचक है। गोभी का पत्ता एक प्रकार का क्या है? सूचक है, ठीक है। गोभी का पत्ता एक प्रकार का सूचक है। तो आपको बता दें कि जो प्राकृतिक सूचक होते हैं, गोभी का पत्ता भी एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक सूचक है। और एक लिटमस होता है, क्या होता है? लिटमस, ठीक है। लिटमस पत्र, जिसको हमने पहले पीछे देखा था
कि लिटमस पत्र जो होता है अम्ल के, अगर नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आएगा तो लाल हो जाएगा, और लाल क्षारक के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। हमने पिछले देख लिया था। और प्राकृतिक सूचक सिंपल है कि जो पौधे से प्राप्त किए जाते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, उदाहरण समझते हैं। ठीक है, उदाहरण इन लिटमस पत्र का जो है हमारा जो प्राकृतिक सूचक है लिटमस पत्र, उसका उदाहरण देखते हैं कि यह अम्ल के संपर्क में आने पर लाल हो जाता है। हमने आपको पहले भी बता चुका है कि लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और जब लिटमस पत्र जो है क्षारक के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, जब क्षारक के संपर्क में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीला। यानी कि जो ई जब क्षारक के संपर्क में आता है तो होता है रेड, और जब क्षारक के संपर्क में आएगा तो लाल हो जाएगा। ठीक है, नीला हो जाएगा, सॉरी। और जब अम्ल के संपर्क में आता है तो रहता है ब्लू, यानी नीला रहता है। और जब अम्ल के संपर्क में आएगा तो हो जाएगा क्या चीज, रेड, यानी लाल हो जाएगा। ठीक है, अब एक हल्दी भी होता है। ठीक है, क्या होता है, हल्दी, यानी कि प्राकृतिक सूचक में हम हल्दी को भी देख सकते हैं। तो हल्दी जो है अम्ल के संपर्क में आने पर पीला हो जाता है, यानी कि हल्दी भी पीला होता है। और अम्ल के संपर्क में आने पर भी पीला, यानी कि अम्ल के संपर्क में आएगा तो हल्दी का कोई रंग नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसा का तैसा रंग रहेगा। लेकिन जैसे ही क्षारक के संपर्क में आएगा तो वह लाल हो जाएगा। क्षारक के संपर्क में आने पर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। आप इसका प्रैक्टिकल भी घर पे कर सकते हैं। जैसे आप अपने किसी खराब कपड़े पे किसी सब्जी को लगा दीजिए, यानी कि हल्दी वाला सब्जी जो होगा लगा दीजिए, और फिर उसको साबुन से धोइएगा तो थोड़ा लाल हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा हम लोग पानी से और ज्यादा रगड़ते हैं तो साफ हो जाता है, लेकिन जब साबुन आप लगाइएगा तो निश्चित रूप से लाल हो जाता है। तो यही है कि जब हल्दी जो है क्षारक के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लेकिन अम्ल के संपर्क में आने पर पीला ही रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला हम लोग समझते हैं कृत्रिम सूचक। इसको संश्लेषित सूचक के नाम से भी जाना जाता है। अब बोल रहा है कि वे सूचक जो रसायन द्वारा क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, यानी कृत्रिम सूचक कहलाता है। ठीक है, रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि इसको क्या कौन बनाएगा, मनुष्य ही बनाएगा। कृत्रिम से ही एकदम स्पष्ट है। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, मानव निर्मित। तो यानी कि रसायन द्वारा जो मानव बनाते हैं उसी को क्या सूचक बोला जाता है, कृत्रिम सूचक और संश्लेषित सूचक बोला जाता है। ठीक है, अब इसके उदाहरण को समझते हैं। इसका पहला उदाहरण है फिनोल्फ्थालीन। क्या है, फिनोल्फ्थालीन। और फिनोल्फ्थालीन अम्ल के संपर्क में आने पर अपरिवर्तित रहता है। ध्यान में रखिएगा कि फिनोल्फ्थालीन जो है अम्ल के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही क्षारक के संपर्क में आएगा कौन, फिनोल्फ्थालीन, फिनोल्फ्थालीन क्षारक के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, गहरा गुलाबी हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, यानी कि कृत्रिम सूचक का पहला उदाहरण क्या है, फिनोल्फ्थालीन। और जब फिनोल्फ्थालीन अम्ल के संपर्क में आएगा तो अपरिवर्तित, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही फिनोल्फ्थालीन क्षारक के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा, गहरा गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा उदाहरण है मेथिल ऑरेंज। क्या है, कृत्रिम सूचक का दूसरा उदाहरण है मेथिल ऑरेंज। यानी कि मेथिल ऑरेंज जब अम्ल के संपर्क में, ध्यान रखिएगा, अम्ल के संपर्क में आता है तो लाल हो जाता है। क्या होता है, लाल, यानी कि रेड। अम्ल के संपर्क में आएगा कौन, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या है, तो कृत्रिम सूचक का उदाहरण है। अब यह जो है क्षारक के संपर्क में जब आएगा मेथिल ऑरेंज तो वह पीला हो जाता है। क्या हो जाता है, पीला हो जाता है क्षारक के संपर्क में आने पर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि दो उदाहरण हमने देखा किसके, कृत्रिम सूचक का। पहला था क्या, पहला था फिनोल्फ्थालीन, दूसरा क्या है, मेथिल ऑरेंज। चलिए अब तीसरे पे समझ चलते हैं। तीसरा हमारा है गंधीय सूचक। यानी कि सूचक हमारा 3 प्रकार का था, तो तीसरा हमारा क्या है, गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का परिभाषा है जिन पदार्थों का गंध, यानी गंधीय से क्या, गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि उसका गंध जो है अम्लीय माध्यम में या क्षारक माध्यम में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गंधीय सूचक बोलेंगे। अब आइए इसको उदाहरण समझते हैं। पहला उदाहरण है प्याज का रस। यानी कि प्याज का रस जब देखिए, जब प्याज का रस अम्ल के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में, अम्ल के संपर्क में, तो उसका गंध तीक्ष्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, तीक्ष्ण, यानी कि उसका गंध बढ़ जाता है, यानी कि ज्यादा हो जाता है। तीक्ष्ण का मतलब क्या होना, ज्यादा हो जाना। यानी कि जो प्याज का रस का गंध होगा वो ज्यादा तेजी से मतलब गंध देने लगेगा। ठीक है, अम्ल के संपर्क में आने पर। लेकिन जब प्याज का रस क्षारक के संपर्क में आता है तो कोई गंध नहीं देता, यानी कि उससे कोई गंध नहीं निकलेगा। कब, जब क्षारक के संपर्क में आएगा कौन, प्याज का रस। ठीक है, और जब अम्ल के संपर्क में आएगा तो तीक्ष्ण गंध देगा, यानी कि गंध ज्यादा देगा। अगले उदाहरण पे चलते हैं। हम लोग गंधीय सूचक का उदाहरण देख रहे हैं। ये पहला उदाहरण हम लोगों ने देख लिया, प्याज का रस। अब अगले उदाहरण,
अगला उदाहरण है हमारा वेनिला। क्या है? वेनिला। वेनिला एक प्रकार का फ्लेवर है, जो आप लोग आइसक्रीम वगैरह खाते होंगे तो वेनिला फ्लेवर एक आता है, ठीक है, उसको देखिएगा। अब वेनिला बोलता है जब वेनिला अम्ल के संपर्क में आता है तो उसका गंध समान रहता है, यानी कि जो वेनिला का ओरिजिनल फॉर्म यानी मूल रूप में जो गंध होता है वेनिला का, वो अम्ल के संपर्क में आने पर भी वही रहता है, यानी कि जैसा मतलब रहता है खुद से ओरिजिनल में, अम्ल के संपर्क में आने पे भी ओरिजिनल ही रहता है। कौन? वेनिला। लेकिन जैसे ही वेनिला क्षारक के संपर्क में आएगा, देखिए यहाँ जब क्षारक के संपर्क में वेनिला आता है तो कोई गंध नहीं देता है, कोई गंध नहीं देगा, ठीक है। तीसरा हमारा है लौंग का तेल, ठीक है। क्या है? लौंग का तेल। लौंग का तेल जो है जब अम्ल के संपर्क में आएगा, किसके संपर्क में? अम्ल के संपर्क में, तो उसका गंध समान रहता है, यानी कि उसका गंध बदलता नहीं है। लौंग का तेल पहले जैसा गंध देगा, अम्ल के संपर्क में आने पे भी वैसा ही गंध देगा, लेकिन जैसे ही क्षारक के संपर्क में आएगा तो कोई गंध नहीं देगा, ठीक है, कोई गंध नहीं देगा। तो हमने आज कुछ भाग को कंप्लीट किया। केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर जो क्लास 10th का हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके कुछ भाग को हमने आज कंप्लीट किया। ये वीडियो पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है। इसके और सीरीज आएंगे। थोड़ा वीडियो बनने में समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग कम से कम शेयर कीजिए जिनको जरूरत है इस वीडियो को, जो घर पे रह के पढ़ रहे हैं। अभी तो कोरोना कोविड-19 का चल रहा है, तो अभी मतलब बिहार में, पूरे बिहार में तो 15 मई तक सरकार के ओर से क्या है, बंद है, कोचिंग वगैरह सभी शैक्षणिक संस्थान बंद है। तो आप लोग ऑनलाइन पढ़िए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, और अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो अगर आपको लग रहा है कि सही तरीके से पढ़ाई हो रही है वीडियो में, तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा जो चैनल है, आप लोगों का ये चैनल आगे जाएगा, ग्रो करेगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, यानी कि जितनी जरूरत इस वीडियो को आपको है, उतना ही जरूरत किसी और को भी हो सकती है, इसलिए शेयर जरूर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब तो करें ही, और आपको वीडियो लग रहा है कि इस वीडियो से हम लोग कुछ सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।